अब थर्ड वेव की चर्चा करते हैं, थर्ड वेव के बारे में सुनते हैं तो, और ब्लैक फंगस को अगर किसी ने याद कर लिया तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर उन जगहों तक ये बीमारी पहुंची जिनके यहाँ पास ऑलरेडी अवेयरनेस की कमी है, मतलब वो इलाके और वो जनसंख्या जिनके पास अवेयरनेस की ऑलरेडी कमी है, या वो जनसंख्या जिन्हें हम बच्चे कहते हैं, अगर वहां तक ये बीमारी पहुंच रही है तो ये थोड़ी भयावह तस्वीर सी भी देते हैं। कैसे इसकी अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए सर, क्या किया जाए? और मैम अवेयरनेस तो न्यूज़पेपर ही बढ़ा सकता है एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब एट इट। हर जगह आजकल हर न्यूज़पेपर में, आपने जो बात करी छोटी जगहों पे, मैंने एक सर्जरी, ये सेम सर्जरी महाराजगंज में भी करी थी। महाराजगंज जैसे छोटे टाउन में एक पेशेंट आए थे, तो वहां पे भी एक अपने हॉस्पिटल में करी थी। तो लोकली और हर जगह से बस मेन चीज है हमें अपने डॉक्टर्स को एजुकेट करना है। हर लेवल के डॉक्टर्स, अब एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हर जगह नहीं मिलेंगे, बीएचएमएस डॉक्टर्स भी हर जगह नहीं मिलेंगे, काफी जगह ओटी असिस्टेंट्स, ओटी टेक्नीशियंस वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, दे आर द प्राइमरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बीमारी हमें प्राइमरी और उससे भी पहले जो होता है प्राइमोडियल लेवल, उस पर एड्रेस करना है। जब हमने उस पर एड्रेस कर लिया ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ओके, मैन मेड एपिडेमिक है, ऐसी जाएगी। हाँ, राजीव, what about the incidence in healthcare worker wearing mask for prolonged period? यस क्या उनको इसका खतरा है? जी डॉक्टर करण। नहीं नहीं मैम, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमने नहीं देखा है। एंड मास्क का रिलेशन इस चीज से, ये एक नई थ्योरी है, 3-4-5 दिन पहले आई है। अभी तक इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है। मास्क से भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, हम लोग थोड़ा मोर अग्रेसिव होते हैं। हम इनफैक्ट हर 7-8 घंटे में मास्क बदलते ही हैं। सो आई डोंट थिंक ऐसी कोई टेंशन वाली बात है। बट हाइजीन अगर हम फॉलो करें एंड मास्क बदलते रहे सही टाइम पे, कोई रिस्क की बात बिल्कुल भी नहीं। I would like to welcome Dr. Kalpana Jain, HOD Psychology Department, उदयपुर यूनिवर्सिटी। मैडम अगर आपका पास कोई प्रश्न है तो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आप जरूर सवाल पूछिए। डॉक्टर कल्पना जैन। नमस्कार मैडम। और एक्चुअली मुझे यही चीज बहुत अच्छी टॉक आपने ऑर्गेनाइज करवाई है, क्योंकि अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। और जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे वो डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है, और आपने भी जवाब दे दिया है कि वी नीड टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी टू फाइट दीज थिंग्स, और क्यों किन लोगों को ये होता है। तो मुझे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम for organizing and giving your efforts for such type of programs. Congratulations and बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, कुमुद जी आपको, पूरी टीम को बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थोड़ा सा आप भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेयरनेस में हम लोगों के साथ आ जाइए, क्योंकि हमें ऐसे ही छोटी छोटी टीम्स के साथ में काम करके ही एक्चुअली पहुंच पाते हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। If psychologically I believe that I cannot contract COVID or black fungus or any the trending disease, can I skip vaccination? I run marathon and I have been in contact with people who were COVID positive last year and this year, but till now I have not contracted this virus. नहीं नहीं नहीं, सबका कंसेंसस यही होगा, वैक्सीनेशन तो कराना ही है। आई एम श्योर मनोज सर भी यही बोलेंगे, कुमुद मैम भी यही बोलेंगे, पंकज सर भी यही बोलेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये कई बार होता है हम लोगों के सबके उसमें आता है कि मैं तो बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो हाई प्रोटीन डाइट लेता हूँ, मेरे को नहीं हो सकता है, मेरे को, मैं आई एम यंग तो मेरे को चांसेस नहीं है। पर ऐसे ही लोग जो है एक्चुअली फंस जाते हैं फिर, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस एंड देन यू आर नॉट गोइंग फॉर वैक्सीनेशन इवन, तो वो प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाती है। वायरस ये नहीं देखता है कि आपका शरीर कितना मजबूत है। आपको खांसी जुकाम बुखार भी होता है, बॉडी चाहे जितनी भी स्ट्रांग हो, तो वो भी वायरस से ही होता है। तो खांसी जुकाम ऐसा नहीं है कि जो मैराथन रन करता है उसको नहीं होता है, या जो जिम जाता है उसको नहीं होता है।
खांसी जुकाम बॉडी के स्ट्रक्चर पे कभी भी नहीं होता है, तो यू कैन ऑलवेज गेट दैट वायरल इन्फेक्शन, एंड आई विल सजेस्ट हिम कि ही शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। चाहे जितना भी मैराथन रन कर लें, बट वैक्सीनेशन तो कराना चाहिए। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको नहीं होगा। मैं तो रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बू चेन्नई में था, और उसके बाद फ्रंटियर लाइफ में मैं चेन्नई और केरला में 14 साल रहा हूँ, और उसके बाद अभी 7 साल से यहाँ पे हूँ। तो जो खलासी होते हैं, जो रेलवे ट्रैक पे काम करते हैं, तो उनको तो लगता है उनको ठीक से खाने को भी नहीं मिलता है, बॉडी एकदम सिकुड़ी होती है, तो उनको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और हम लोग रेलवे हॉस्पिटल में उस तरह के कई मरीज देखते थे। तो इसलिए कि हम दुबले पतले हैं या हमको खाना ठीक से नहीं मिलता, हमारा वेट ठीक है, तो हमको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एज यू सेड, वेरी करेक्ट एग्जाम्पल एक्चुअली, कि ये मानना कि हमको ये बीमारी नहीं होगी, ये इस समय फुलिशनेस के कैटेगरी में आता है। जी एक और चीज ऐड करूंगा मैम, ऐसे लोग एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बन सकते हैं, एंड भले ही खुद उनको इन्फेक्शन हो पता ना चले, बट वो दूसरों को दे सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने साथ वाले को, जो शायद जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। जैसे बच्चों को हो रहा है कि बच्चों में वायरल लोड ज्यादा होता है, वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और उनकी वजह से घर में एडल्ट्स को और ओल्डर पीपल को हो जाता है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आगे भी ऐसी परिचर्चा के लिए मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी, और बहुत सारी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, लोगों के पास में सही जानकारी भी पहुंचनी चाहिए। चलने से पहले डॉक्टर करण, डॉक्टर मनोज, आप दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी कि एकदम बिल्कुल कौन से मेन प्रिकॉशंस हैं या प्रोटोकॉल है जिनको हम लोग बहुत ध्यान दें। जैसे आपने कहा अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, वैसे और कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जिन पे हम ध्यान दें, डॉक्टर करण? सबसे पहले तो मैम सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे दांत में दर्द हो, नाक में सांस लेने में दिक्कत हो, नेजल ब्लॉकेज हो, नाक से कुछ काला काला निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, अगर गाल में सेंसेशंस कम हो जाए, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन दिख रहा है, आंखों में दो डिप्लोपिया हो रहा है, दो चीजें दिख रही है, आंखों के ऊपर दर्द हो रहा है, या सर दर्द कंटिन्यूस हो रहा है, ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो। और दूसरी बात, अगर पेशेंट को कोविड, स्टेरॉइड, डायबिटीज एंड ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, उनको रेगुलर नेजल एंडोस्कोपी, नाक के अंदर दूरबीन की विधि से जांच रेगुलर कराते रहना चाहिए। मैं जो एडवोकेट करता हूँ अपने पेशेंट्स में कि हर 10 दिन में एक बार दूरबीन की विधि से जांच करानी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो, हमें इसको ओवर इन्वेस्टिगेट करने में नहीं रुकना चाहिए, इसमें हमें डिफेंसिव करना चाहिए। एमआरआई का लो थ्रेशोल्ड होना चाहिए, अगर आवश्यकता पड़े तो एमआरआई कराना चाहिए। एंड उसके बाद अर्ली मैनेजमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन, यही इम्पोर्टेंट है। Exactly. What do you say, Dr. So करण, आप what you are saying is कि जो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड रहा है, yes, sir, उसको नेजल एंडोस्कोपी कराते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डिटेक्ट द फंगस। ओके, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने सिम्टम्स का, वैसे ही उतना ही ध्यान रखना है कि प्लीज अपने आप कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए। और आज की तारीख में न केवल सरकार की तरफ से, बल्कि बहुत सारे और लोग हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें हेल्प कर रहे हैं कि आपके पास में मेडिकल हेल्प पहुंच रही है, और गाइडेंस तो बिल्कुल ही पहुंच रही है। सबसे पहले उस गाइडेंस का फायदा उठाएं और सही एक्सपर्ट के पास जाकर अपना इलाज कराएं, और जल्दी से इस जंजाल से हम सबको मुक्ति पानी है। बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन है, बहुत वैल्यूएबल डिस्कशन है। आप दोनों एक्सपर्ट्स का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक छोटे से मैसेज से दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। So it was so wonderful to have you people at this platform। और जिस तरह से, जितनी सहजता के साथ में आपने इतनी बड़ी बीमारी के बारे में बताया है, आई थिंक लोगों के मन का डर भी कम होगा और वो इसके बीमारी को जानेंगे, सही तरीके से जानेंगे, और ट्रीटमेंट के लिए हम सबके सामने आएंगे। जो और लोग हमारे साथ हमारे इस मंच पे जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही कोशिश है कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू।